नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पोटेशियम के लो के बारे में समझेंगे, यानी कि हाइपोकैलेमिया के बारे में समझेंगे। हाइपोकैलेमिया कहने का मतलब होता है कि ब्लड के जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर पोटेशियम का लेवल अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो चलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं क्या है। देखिए, हाइपोकैलेमिया को अगर देखा जाए तो मेनली 3 वर्ड से मिलके बना है। एक है हाइपो, दूसरा है कैल और एक है ईमिया। हाइपो का मतलब है डाउन होना, कम होना। कैलेमिया यहाँ कैल से आया है, कैल्शियम कैल का मतलब है यहाँ पे पोटेशियम, और ईमिया का मतलब है ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाना, अपना नॉर्मल जो रेंज है उससे कम हो जाना ही हाइपोकैलेमिया कहलाता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो देखिए, लो पोटेशियम ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल लो हो जाना, कम हो जाना ही हाइपोकैलेमिया कहलाता है। और ये वाली सिचुएशन होती कब है, ये क्यों होती है? तो अगर ये देखा जाए कि हाइपोकैलेमिया पैदा क्यों होता है, तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम अपने डाइट के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर दें, यानी ऐसा डाइट लें जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो, उससे पोटेशियम की मात्रा कम हो, उससे हमारा ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। दूसरा कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल फिनोमिनन होने लग जाए या कुछ दिक्कत हो जाए जिसके कारण से पोटेशियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लग जाए। जैसे कि मान लिया किसी को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया जब होता है तो इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, यानी सॉल्ट का लॉस होता है, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी रिडक्शन होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में डायूरेटिक्स यूज़ कर रहा है, तो डायूरेटिक्स क्या करेगा, जो पोटेशियम का लेवल है वो भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि किडनी फिर उसको बाहर निकालेगा। मान लीजिए कोई लंबे समय तक भूखा है, वो खाना ही नहीं खा रहा है, जब भूखा है खाना नहीं खा रहा है तो उससे भी उसका पोटेशियम का लेवल कम होगा। या कुछ इस तरह का केसेस कि जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम पोटेशियम का लेवल की देखें कि अगर कम होने के कारण है, तो मेनली यहाँ पे 2 रीज़न है। पहला है, एक एब्सोल्यूट रिडक्शन कहलाएगा और एक रिलेटिव रिडक्शन कहलाएगा। एब्सोल्यूट रिडक्शन और रिलेटिव रिडक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट रिडक्शन कहने का मतलब है कि किसी से रिलेट करके नहीं है, यानी कि ब्लड के अंदर जितनी पोटेशियम का लेवल होना चाहिए, वो पोटेशियम का लेवल कम्प्लीटली केवल वही डाउन हो रहा है, कोई और चीज़ें नहीं हो रही है, यानी एब्सोल्यूट रूप से केवल वही है। जैसे कि अगर कोई अपने डाइट में पोटेशियम लेगा ही नहीं, या ऐसा कोई डाइट नहीं लेगा जिसके अंदर पोटेशियम है, पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेगा, तो स्वाभाविक से उसकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ पोटेशियम। दूसरा मान लीजिए कि किसी एक के कंपैरिजन में दूसरी की चीज़ें, जैसे कि अगर कोई किसी के पोटेशियम और वाटर का अपना एक कंसंट्रेशन बना हुआ है। मान लीजिए किसी ने पोटेशियम का लेवल अपनी बॉडी के अंदर तो उतना ही मेंटेन है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा ले लिया, तो पोटेशियम और वाटर के कंपैरिजन में करने पे फिर वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो फाइनली डाइल्यूट हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट में देखा जाए, या दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या एक दूसरे के कंपैरिजन में देखा जाए, तो उसमें पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, उसमें भी कम हो रहा है। पानी जितना चाहिए, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी पे आपको 5 ml या 5 मिलीमोल आपको पोटेशियम चाहिए, सपोज कीजिए। और अगर आपने 2 लीटर पानी पी ली और 5 मिलीमोल की कंपैरिजन, उसके अकॉर्डिंग आपका 10 मिलीमोल पोटेशियम होना चाहिए बॉडी में, लेकिन आपने ना लेके कुछ थोड़ा सा लिया, आपका 2.5 ml और कर दिया, 7.5 मिलीमोल आपने कर लिया, तो पोटेशियम का लेवल तो कम है। यानी वाटर जिस हिसाब से, जिस रेट से आपने जिस रेशो से बढ़ाया, उसके रेशियो में आपका पोटेशियम भी बढ़ना चाहिए था। हमारा कहने का मतलब है, बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, जो पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करती हैं, अगर एक बढ़ता है तो उसके कंपैरिजन में पोटेशियम भी बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ को बढ़ा दिए और दूसरी चीज़ को, पोटेशियम का लेवल को थोड़ा बढ़ाए और पहले चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिए, तो एक रिलेटिवली क्या हुआ, वो कम हो गया ना। आपने जितना ज़्यादा वाटर को बढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में आपने पोटेशियम को उतना नहीं बढ़ाया। तो ये जो इस तरह का जो कमी आएगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिडक्शन। और एब्सोल्यूट रिडक्शन कहने का मतलब आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। रिलेटिव में मतलब कुछ ना कुछ तो आप ले रहे हैं, लेकिन उतना नहीं ले रहे हैं जितनी की ज़रूरत है।
और अब्सोल्यूट कहने का मतलब है आप टोटली नहीं ले रहे हैं, जैसे कि भूखा रह रहे हो आप, उल्टी आपकी ज़्यादा हो रही है, आपका दस्त हो रहा है, इन केसेस में आप कुछ भी नहीं ले रहे हो तो आपका बॉडी से बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है पोटेशियम का लेवल, तो उससे आपका जो पोटेशियम का ब्लड में जितना कंसंट्रेशन चाहिए उतनी डाउन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिडक्शन। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिडक्शन के कुछ एग्जांपल या कुछ और कॉजेज है, इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो पहला अगर हम देखें तो फ्रॉम डिक्रीज्ड इनटेक, पहला चीज़ तो ये, यानी कि आप अपनी खाने में पोटेशियम जो वाली जो डाइट है वो कम ले रहे हैं। जब पोटेशियम वाली डाइट कम लेंगे तो आपका डिक्रीज हो जाए होना आपका स्वाभाविक है। दूसरा है स्टारवेशन, यानी काफ़ी लंबे समय तक अगर आप भूखे प्यासे रह रहे हैं तो भी पोटेशियम का लेवल अब्सोल्युटली रूप से डाउन हो जाएगा। और वोमिटिंग अगर हो रही उससे भी डाउन हो जाएगा, डायरिया हो रही तो उससे भी हो जाएगा, या अल्कालोसिस हो रही है। अल्कालोसिस कहने का मतलब आपकी बॉडी में निगेटिव आयन जितने हैं उसकी मात्रा बढ़ जाए, जैसे बाइकार्बोनेट का आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो अल्कालोसिस के केसेस में भी ये एब्सोल्यूट रिडक्शन करा देता है। अब रिलेटिव रिडक्शन देखें तो रिलेटिव रिडक्शन कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझे कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर जो जिसकी मान लो अगर किसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है, यानी कि वो एक ऐसा डायबिटीज़ जिसमें उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, एक ऐसा पेशेंट जो इंसुलिन लेता है, जब वो इंसुलिन लेता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट कराने के लिए, तो वो इंसुलिन जैसे ग्लूकोज को डाइजेस्ट कराता है तो हमारा बॉडी का सेल यानी उस पेशेंट का जो सेल होता है उस ग्लूकोज को जो इंसुलिन से ब्रेक डाउन हुआ है या इंसुलिन से कन्वर्टेड हुआ है, इंसुलिन से जो रिएक्ट किया है, उस ग्लूकोज को फिर क्या करता है, अपटेक करता है। जब वो बॉडी का सेल ग्लूकोज को लेता है तो साथ साथ ग्लूकोज के अलावा जो पोटेशियम होता है वो भी अपने अंदर ले लेता है। वो कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल है, अब इस सेल के एक बाहर इधर सेल है, दूसरा इधर सेल है, तीसरा इधर सेल, चारों तरफ इसी सेल है। ये मान लो इस सेल को एक मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, उसका ये सेल है और उसने ग्लूकोज लिया, यहाँ पे ग्लूकोज उसने एंटर किया, तो ग्लूकोज जैसे एंटर करेगा तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हम जानते हैं कि पोटेशियम अंदर होता है ज़्यादा, अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम है, बाहर सोडियम 3 है और यहाँ पे ये पोटेशियम 2 है। तो जब ये ग्लूकोज लेता है तो ग्लूकोज के ही साथ साथ इसके अंदर पोटेशियम भी आ जाता है। तो पोटेशियम जब इसके अंदर आ जाएगा तो बाहर भी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है लेकिन बहुत कम है, तो एक तो बाहर पोटेशियम का लेवल कम हो गया और साथ साथ यहाँ पे जो भी आर्टरी या ब्लड की जो सप्लाई थी, कैपिलरीज थी, इसके अंदर से पोटेशियम का लेवल कम हो गया, क्योंकि केवल यहाँ से ग्लूकोज ही नहीं गया बल्कि इसके साथ साथ पोटेशियम भी यहाँ पे आया और फिर यहाँ से आके सीधा इसके अंदर आ गया। तो कहाँ हुआ है, एक तो ब्लड प्लाज्मा में कम हो गया, बाहर का जो सेल का जो ECF वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है या इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, तो इस स्पेसेस में भी चारों तरफ भी पोटेशियम का लेवल कम हो गया, ब्लड प्लाज्मा में भी लेवल कम हो गया और इस सेल ने अपटेक कर लिया। तो इस तरह का जो कंपैरिजन हुआ कि बॉडी से क्या हुआ, पोटेशियम तो था लेकिन ब्लड प्लाज्मा से सीधा चला गया कहाँ, ग्लूकोज के साथ साथ वो चला गया ब्लड के सेल में, तो वहाँ बाहर पोटेशियम का लेवल कम हो गया। तो इस तरह से जो पोटेशियम का लेवल कम होता है उसको हम रिलेटिव रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी साथ साथ किसी के साथ वो भी रिलेट करके अंदर चला गया या उसके रिलेट में वो भी कम पड़ गया है। जब ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा, अंदर जाएगा तो यहाँ का जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पोटेशियम का लेवल अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ही केवल दिखाई देगा इधर। जब पोटेशियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो सेल है हाइपर पोलराइज हो जाएगा। क्या, यहाँ पे पोटेशियम 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 ही रहेगा। तो जब ये हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो जो भी कोई स्टिमुलाई आएगा ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइपर पोलराइज हो जाएगा। तो कोई भी नर्व कंडक्शन के लिए अगर नर्व सेल में बात करें तो हाइपर पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, फिर रिपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है। वो सीक्वेंस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको कोई भी स्टिमुलाई आएगा तो उससे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रिलेटिव रिडक्शन ये है और उसके इस तरह से इफेक्ट नज़र आते हैं। इसमें ज़रा देखें, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट एक्सपीरियंस रिलेटिव रिडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड एंड ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द सेल
यानी कि जब इंसुलिन लिया जाता है और साथ साथ जो ग्लूकोज है, इंसुलिन लेने के बाद जो सेल है वो उसको अपने अंदर लेता है, तो पोटेशियम पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उस कंडीशन में जो पोटेशियम है इस ग्लूकोज के साथ साथ अंदर वो भी आ जाता है अलॉन्ग विद ग्लूकोज, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव रिडक्शन। और फाइनली ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इसका कम हो जाता है इसका लेवल। तो इसका इफेक्ट क्या दिखता है? इसका इफेक्ट देखें तो दो मेन इफेक्ट नज़र आता है। पहला हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन्स है, ये डेंड्राइट्स है और ये सेल बॉडी है और ये हमारा एक्सोन है, ठीक है। तो अंदर पोटेशियम और बाहर सोडियम, 3 और 2 का रेशियो है। तो इस तरीके से ये जब अंदर पोलराइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, तो नर्व का कंडक्शन कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कोई स्टिमुलाई जाएगा तो कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, कोई सेंसेशन नहीं मिलेगा। यानी ना ही तो सेंसरी इम्पल्स और ना ही मोटर इम्पल्स, दोनों तरह के इम्पल्स हैम्पर कर जाएंगे। यानी कि उसका नर्व का कंडक्शन का जो एक अपना एक पैथोफिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि उसका स्टिमुलाई का काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आएंगे, यानी रिड्यूसिंग देयर रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। यानी उसको कोई भी क्योंकि नर्व का कंडक्शन ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। दूसरा क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अगर सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, फिर ये काम करना बंद कर देगा। तीसरा क्या होगा कि बॉडी के सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ने का मतलब पॉजिटिव आयन ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉजिटिव आयन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब एसिडोसिस हो जाएगा अंदर, और बाहर अल्कालोसिस का कंडीशन शुरू हो जाएगा। यानी बाहर अल्कालोसिस और अंदर एसिडोसिस। तो बाहर का एनवायरनमेंट भी खराब और अंदर का एनवायरनमेंट भी खराब, तो उससे एसिडोसिस और अल्कालोसिस का भी एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है ये। तो इस तरह से ऐसे इफेक्ट नज़र आते हैं। ये है हमारा हाइपोकैलेमिया। अगले वीडियो में हम हाइपरकैलेमिया को लेकर आते हैं और उसको बताएंगे फिर हाइपरकैलेमिया क्या है। तब तक के लिए शुक्रिया।